नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स की सीरीज जो हमारी चली रही है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो 27 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। बेसिकली इसमें जो करंट अफेयर होंगे वो 26 अप्रैल के हैं, जिसे हम आज 27 अप्रैल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल जो भी कुछ महत्वपूर्ण हुआ था उसको हम आज जान ले रहे हैं, है ना। डे वाइज करंट अफेयर है ये। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं करंट की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये पीडीएफ मुफ्त में मिल जाती है डेली। तो यदि आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल। पहला प्रश्न है, कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से किसने हाल ही में देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। देखिए, कोरोना मामले भारत में हैं ही। देखा जाए तो अभी 23,000 के ऊपर हो चुके हैं कोरोना मामले। फिलहाल हम टॉप 10 कंट्रीज़ में तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ फिर भी भारत में जांचें जो हैं कम ही हो रही हैं। इसको देखते हुए एक मोबाइल लैब का उद्घाटन किया गया है, जो कि डोर टू डोर जाकर के कोरोना वायरस की चेकिंग कर सकेगी। तो बेसिकली पूछ रहा है इसका उद्घाटन किसने किया है विद्यार्थियों। तो इसका उद्घाटन किया है जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह, उन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, व्याख्या में लिखा हुआ है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ये बात हो रही है यहाँ पे डीआरडीओ की। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है किसकी? डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, डीआरडीओ के द्वारा विकसित देश की पहली मोबाइल लैब, जिसका नाम है मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स का उद्घाटन किया है। डीआरडीओ ने बनाया बेसिकली इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको हरी झंडी दिखाई थी किसने? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखें प्रश्न नंबर 2, 26 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मेरे बच्चों, 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व धरोहर दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे होंगे। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को। व्याख्या में आप देख पाएंगे 26 अप्रैल को विश्व भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर में नवाचार यानी इनोवेशन और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाना है। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसने भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्पेस रिसर्च से संबंधित स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं? ऑप्शन है डीआरडीओ, स्वास्थ्य मंत्रालय, इसरो या नासा। ठीक है, हाल ही में किसने भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा स्पेस रिसर्च से संबंधित स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे यहाँ पर? और इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है इसरो। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने ये प्रस्ताव मांगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम और स्पेस रिसर्च से संबंधित स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इसरो ने कहा है कि यह मिशन का परिणाम सभी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भारत ने संभवतः 2022 में अपने भारतीय यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है अपने दम पर, और इसके लिए जो उन्होंने मिशन प्लान किया है वो है गगनयान। वो मिशन है गगनयान। ध्यान रखना, गगनयान जो मिशन है वो किससे संबंधित है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाने से। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे भारतीय अंतरिक्ष में जा चुके हैं, राकेश शर्मा जा चुके हैं, कल्पना चावला जा चुकी हैं, ठीक है ना, सुनीता विलियम्स जा चुकी हैं, बट ये जितने भी लोग गए हैं ये भारत की टेक्नोलॉजी से नहीं गए हैं। इनमें हम बात करें राकेश शर्मा की तो वो रूस की तरफ से गए थे, और सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला की बात की जाए तो ये नासा की तरफ से गई हैं, अमेरिका की तरफ से गई हैं। यहाँ पर कोई भी हमने अपनी टेक्नोलॉजी से नहीं भेजा है।
तो अब हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेज पाएं। उसके लिए मिशन का नाम है गगनयान। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बॉम्बे गजट कब प्रकाशित हुआ था? इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस सवाल को हम ध्यान रखेंगे। ये प्रकाशित हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे, 1841 में। जरा इसका इतिहास देख लें। आज ही के दिन से जुड़ा हुआ है। 26 अप्रैल 1841 को भारत का पहला अंग्रेजी अखबार बॉम्बे गजट पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित हुआ था। इस अखबार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1789 में। आप देख पाएंगे 1789 में इस अखबार की स्थापना हुई तथा 1791 में इसका नाम बदलकर बॉम्बे गजट कर दिया गया। जब स्थापना हुई थी इसकी तो इसका नाम था बॉम्बे हेराल्ड। ठीक है, इस अखबार की स्थापना हुई थी 1789 में, तब इसका नाम था बॉम्बे हेराल्ड, और 1791 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया बॉम्बे गजट, और यह भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें। निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप, हाल ही में किस सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने गुजरात सरकार, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार। और इसका सही आंसर क्या है आप देख पाएंगे। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों हरियाणा सरकार। आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें 500 वीडियो और ऑडियो उपलब्ध हैं। इस ऐप को कक्षा 5 के पाठ्यक्रम को कार्टून तथा फिल्मों के जरिए स्टूडेंट्स के लिए आसान तथा रुचिकर बनाया गया है। ये बेसिकली देखो अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए क्या है कि सारी की सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन ले जाई जा रही हैं। ऑनलाइन शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा देने की बात जो है गवर्नमेंट अब कर रही है। ठीक है ना, तो उसी का ये प्रयास है यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का कि उन्होंने संपर्क बैठक मोबाइल ऐप शुरू किया है। अगला सवाल देखें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय दिवस 2020 पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया है ना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राष्ट्रीय दिवस 2020 पर ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया है? ई ग्राम स्वराज पोर्टल किस दिवस पर लॉन्च किया है? ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्राम दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसका जवाब है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। आप देख पाएंगे इसको। ठीक है, कब मनाते हैं हम ये? 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है, और इसको हमने 24 अप्रैल के करंट अफेयर में भी कवर किया था। ठीक है, तो वही है यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020, जिसे भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक भी माना जाता है, इस दिन देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके ई ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया है। अभी ये कल ही परसों की घटना है ना। इसमें बेसिकली मोदी जी ने क्या किया था, जो गांव प्रधान होते हैं उनसे संपर्क किया था यहाँ पर, और उनसे कोरोना से निपटने के लिए सबसे पहले तो उनका धन्यवाद किया, और उन्हें काफ़ी सारे दिशा निर्देश भी दिए कि कैसे फसलों के दौरान जो है खेती के दौरान कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, है ना, कैसे डिस्टेंसिंग फार्मिंग को किया जाए। इन सारी चीज़ों पर बात यहाँ पर की गई थी। आगे देखें। निम्न में से किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में घटाकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है यूनेस्को, फॉर्च्यून, फिच, इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो सांस्कृतिक संस्था है। फॉर्च्यून ये अमीर देशों की सूची जारी करती है, अमीर लोगों की सूची जारी करती है। इसका सही जवाब है फिच। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं जरा। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत वृद्धि दर वित्त वर्ष 2020-21 में घटाकर 0.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर में गिरावट की मुख्य वजह उपभोक्ता खर्च में कमी होगी, जो 5.5% से घटकर 0.3% रह जाएगी।
और इसका जो कारण है वो सीधा सा है कोरोना। ठीक है, इसका जो मेन कारण है वो क्या है, वो कोरोना है। क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है तो कोई घर से बाहर नहीं आ रहा है, और जब घर से कोई बाहर नहीं आ रहा है तो शॉपिंग नहीं हो रही है, तो कंपनियों का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो वो टैक्स भी कम देंगी। तो बेसिकली ये एक प्रकार की चेन रिएक्शन है जो कि अभी चल रही है। ठीक है, इसी वजह से ये कम हो जाइए। भारत के किस पड़ोसी देश ने, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए $4 करोड़ मुद्रा की अदला बदली के करार की घोषणा की है। ठीक है, $40 करोड़ मुद्रा की अदला बदली के करार की घोषणा की है, और वो देश है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। ठीक है, देख सकते हैं आप, श्रीलंका ने हाल ही में अपने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए $40 करोड़ मुद्रा के अदला बदली के करार की घोषणा की है ना। क्यों की है, ये लोग 40 करोड़ रुपए है ना, जो श्रीलंकन रुपीस है वो देंगे, और उसके बदले में डॉलर ले लेंगे, और उस डॉलर को अपने रिजर्व बैंक में, जो उनका सेंट्रल रिजर्व बैंक होगा, उसमें सुरक्षित रखेंगे, जिससे इनके विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सके। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जितना भी होता है वो लोकल करेंसी में नहीं होता है, वो डॉलर में होता है, और जितना आपका विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है उतनी ही आपकी मुद्रा भी मजबूत होती है। ठीक है ना, तो ये इसके लिए किया जा रहा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब तक के लिए सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है। ठीक है ना, लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो है सार्वजनिक सभाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाएंगे। और ये रोक कब तक के लिए लगाई गई है विद्यार्थियों, तो आप देख पा रहे होंगे, ये रोक जो लगाई गई है, ये लगाई गई है 30 जून 2020 तक। ठीक है, 21 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, 30 जून 2021 नहीं है, 30 जून 2020 है। यानी अब जो 30 जून आने वाला है तब तक सभी प्रकार के सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने 30 जून 2020 तक के लिए सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा दी है। उन्होंने रमजान में कहीं भी भीड़ एकत्रित ना होने तथा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना करने का निर्देश दिया है, जिससे भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि कोरोना काफ़ी चल रहा है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर, किस संस्थान के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया की तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है। ठीक है, बेसिकली देखो क्या है, यहाँ पर कोरोना चल रहा है तो आर्थिक क्षेत्र में गिरावट आ रही है, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, तो लोगों के घर पर जो है अर्थव्यवस्था जो है लोगों की वो गड़बड़ा गई है, पैसे की कमी हो गई है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है खाने की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो यूएन है, ठीक है, यूएन ने ये कहा है, संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि ये जो आर्थिक गिरावट आ रही है इसकी वजह से, है ना, खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो जाएगी या हो सकती है। ऐसी घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है, क्योंकि आर्थिक गिरावट चल रही है, कोरोना की वजह से सारे फैक्ट्रियां वगैरह बंद हैं, काम नहीं हो रहा है ना। अब देखिए, जो लोग आपका ऐसे सेक्टर में है जो संगठित हैं तो वहाँ पर तो चलिए उन्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो डेली काम करते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत समस्या है, और ऐसे में उन्हें भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्या है जिसके बारे में यूएन ने हमें बताया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सहयोग बनाए रखिए आप लोग, और घर पर ही रहिए विद्यार्थियों। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।